आज मैं आपको दिल के रिश्ते से जुड़ी एक मार्मिक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो शायद खून के रिश्ते से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। तो ये कहानी है दिया की। पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था, दिल दर्द से भरा हुआ था। किसी तरह से उसने खुद पर काबू किया और अपना अतीत पीछे छोड़कर इस शहर में नए सिरे से अपनी जिंदगी प्रारंभ करने आई थी। नौकरी तो मिल गई थी, पर रहने का ठिकाना नहीं मिल पा रहा था। किसी अन्य से जान पहचान ना होने के कारण वो एक होटल के कमरे में रह रही थी, लेकिन वो उसकी जेब पर बहुत भारी पड़ रहा था। जेब को बचाने तथा जिंदगी में स्थिरता लाने के लिए वो अस्थायी निवास की खोज में लगी हुई थी। सुबह से शाम तक वो ऑफिस में काम करती और रात रात वो अखबार में निकले विज्ञापन के आधार पर घर ढूंढने निकल पड़ती। अगर कोई घर उसे पसंद भी आ जाता तो वो इतना महंगा होता कि उसे लगता कि अगर वो इसे ले लेगी तो उसके बाकी खर्चे पूरे नहीं हो पाएंगे। और अगर कोई सस्ता मकान देखती तो उसकी लोकेशन उसके मन मुताबिक नहीं होती। जो थोड़ा अच्छा लगता वो इतना एडवांस मांगते कि जब वो अपनी बचत पर निगाह डालती तो न लेने के लिए मजबूर हो जाती। अगर कहीं सब कुछ मन मुताबिक मिल भी जाता तो अकेली लड़की जानकर कोई उसे रूम देने को तैयार ना होता। एक दिन सुबह की चाय के साथ दिया पेपर पढ़ रही थी कि तभी उसकी नज़र एक ऐसे विज्ञापन पर पड़ी जिसमें लिखा था पेइंग गेस्ट के लिए सिर्फ लड़की चाहिए। विज्ञापन में लिखी बातें उसके अनुकूल थी। उसे लगा शायद यहाँ बात बन जाए। जगह भी ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं थी, अतः ऑफिस के पश्चात विज्ञापित पते पर जाकर दरवाजा खटखटाया तो 80-85 वर्ष की एक वृद्ध महिला ने दरवाजा खोला। उसने विज्ञापन के बारे में बताया तो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता से दिया को अंदर बुलाते हुए कहा, आओ बेटी आओ, मेरा नाम उर्मिला सिंह है। तुम मुझे उर्मी अम्मा कहकर बुला सकती हो, क्योंकि यहाँ सब मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। वैसे तुम कहाँ की रहने वाली हो बिटिया? दिया ने कहा, जी गोरखपुर। उन्होंने दिया के बारे में और जानने के लिए पूछा, तुम्हारा विवाह हो गया बेटा? दिया ने कहा, जी नहीं। दिया ना चाहते हुए भी झूठ बोल गई, क्योंकि अगर वो सच कहती तो उसे अनेक और अन्य कई प्रश्नों से गुजरना पड़ता। तुम इस शहर में अकेली हो या अन्य कोई रिश्तेदार भी है? उर्मी अम्मा ने पूछा। जी मैं अकेली ही इस शहर में जॉब के सिलसिले में आई हूँ, बस एक कमरा ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। घबराना मत बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। वैसे बुरा न मानो तो एक बात पूछूं बेटा? जी पूछिए। बेटा, नौकरी तुम्हारा शौक है या आवश्यकता? दिया ने कहा, जी आवश्यकता। ओ, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ये बता, कब सामान लेकर यहाँ आ रही है? उसके संतुलित उत्तर से संतुष्ट होने पर उन्होंने उठते हुए कहा, आप परेशान ना हो, वैसे भी मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है। मुझे कहीं और भी जाना है, अगर आप कमरा दिखा दें तो। उनकी उम्र और लड़खड़ाती चाल को देखकर उसने उन्हें रोकते हुए कहा, कमरा भी देख लेना बेटा, पहले मेरे हाथ की बनी चाय तो पी कर देख। अनमोल हमेशा कहती थी, अम्मा आप बहुत अच्छी चाय बनाती हैं। उसे मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद थी। अनमोल कौन? दिया को उनकी आत्मीयता देखकर उससे रहा नहीं गया और पूछ बैठी। उन्होंने कहा, मेरी पोती। अब कहाँ आए वो अम्मा? वो नहीं रही अब बेटा। बस इतना कहते हुए वो उठ गई तथा छड़ी के सहारे वो किचन की ओर चल दी। उनकी आंखों में आए आंसू दिया से छिप न सके। वो उनके पीछे पीछे जाना चाहती थी, पर यह सोचकर नहीं जा पाई कि पता नहीं उन्हें उनका किचन में आना अच्छा लगे या ना लगे। उर्मिला जी के जाने के पश्चात वो आंखें ही आंखों में दीवार पर लगी तस्वीरों का मुआयना करने लगी। दीवार पर अनेकों प्रकार की तस्वीरें लगी हुई थी, किंतु जिन तस्वीरों ने दिया को सबसे ज्यादा आकर्षित किया वो एक लड़की की तस्वीर थी। किसी में वो दुल्हन के भेष में थी तो किसी में पारंपरिक भारतीय परिधान में अपनी खूबसूरती की छटा बिखेर रही थी, तो किसी किसी में वो ऐसे आउटफिट में थी जिसमें वो अत्याधुनिक लड़की लग रही थी, तो किसी में मॉडल बनी हुई थी। ये मेरी पोती अनमोल है। दिया को तस्वीरों से उलझा देखकर चाय उसकी ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, बहुत सुंदर थी। उसके साथ क्या हुआ जो ऐसे असमय ना चाहते हुए भी दिया अनमोल के बारे में उनसे पूछ बैठी। बहुत लंबी कहानी है बेटा, फिर कभी बताऊंगी। तू कह रही थी ना कि तुझे जल्दी है, ले चाय पी और बता कैसी बनी है। बड़े ही ममत्व भरे स्वर में उन्होंने कहा। दिया ने चाय पीते हुए कहा, अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। दिया के चाय पीने के बाद उर्मिला जी ने उसे कमरा दिखाने लगी।
उसे कमरे का निरीक्षण करते हुए देख उन्होंने कहा, ये मेरी पोती अनमोल का ही कमरा है बेटा। मैं इस कमरे को किसी को देना तो नहीं चाहती थी, पर अब इस बुढ़ापे में अकेले रहना डराने लगा है, अतः मैंने इस्तेहार दे दिया। मैं ये कमरा अनमोल जैसी किसी लड़की को ही देना चाहती थी, इसलिए विज्ञापन में यही छपवाया। वैसे भी मुझे किराएदार से ज़्यादा अच्छा साथी चाहिए, इसीलिए मैंने तुमसे इतनी पूछताछ की, जबकि मैं जानती हूँ तुम्हारी उम्र के बच्चों को ज़्यादा पूछताछ पसंद नहीं है बेटा। माफ़ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगा हो। कहते हुए वो भावुक हो गई। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? ये सब पूछना आपका हक है। आखिर कोई ऐसे भी किसी को अपने घर में थोड़ी ना रख लेता है। उसने उनके साथ चलते चलते कहा, कमरा अच्छा है और अटैच बाथरूम भी है। कमरा पूरी तरह फर्निश भी था। बेड के साथ अलमारी, स्टडी टेबल के अतिरिक्त दीवार से लगा सोफा और छोटी सी टेबल कमरे की शोभा को दोगुना कर रहे थे। इससे भी ज्यादा संतोष उसे रूम से सटा एक छोटा सा किचन देखकर हुआ। उसमें गैस और माइक्रोवेव भी था। उर्मिला जी ने दरवाजे का पर्दा हटाते हुए कमरे से सटा एक छोटा सा बरामदा तथा उगते सूरज की किरण को कमरे में प्रवेश करते देखकर वर्षों पुराना स्वप्न याद आ गया दिया को। वो हमेशा सोचती थी वो घर के बरामदे में बैठी उगते और डूबते सूरज को देखते हुए अपने हमसफर के साथ चाय की चुस्कियों को लेते हुए अच्छे दिन और रात की शुरुआत करे, पर ऐसा कभी नहीं हो पाया। ये किचन मैंने अभी अभी ये सोचकर बनवाया है कि जिसको भी दूंगी तो अपनी पसंद का अगर कुछ बनाना चाहे तो बना सकता है, उर्मिला अम्मा ने कहा। गैस और माइक्रोवेव मेरे पास एक्स्ट्रा था, इसलिए यहाँ रखवा दिया। उसकी निगाह किचन की ओर देखकर उर्मिला जी ने कहा। उर्मी अम्मा की बात सुनकर वो अपने विचारों से बाहर आई। कमरा पसंद न आने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि किराया भी ज्यादा नहीं था तथा वह एडवांस भी नहीं मांग रही थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके ममता भरे व्यवहार ने दिया का मन मोह लिया था। इसलिए दूसरे दिन सामान शिफ्ट करने की बात कहकर दिया चली गई। उसे ऑफिस भी तो समय से पहुंचना था। दिया ने दूसरे दिन ही शिफ्ट कर लिया। वो अपना सामान कमरे में रखी रही थी कि उर्मी अम्मा चाय के साथ नाश्ता लेकर आ गई तथा रात के खाने का भी न्योता देकर चली गई। वो बड़ी भली लगी। कम से कम अनजान शहर में किसी का कंधा मिलना उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन संडे था। वो अपने हफ्ते भर के कपड़े धो रही थी कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर दिया बाथरूम से बाहर आई तो उन्होंने देखा उर्मी अम्मा सामने खड़ी हैं। उन्होंने कहा, बेटा, हाथ से कपड़े धोने की क्या आवश्यकता थी जब घर में मशीन है, तो हफ्ते में एक दिन चला लेगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। उनकी बात सुनकर अनायास ही दिया को वो दिन याद आ गया जब घर भर के ढेर सारे कपड़े धोने के पश्चात एक दिन विजय से उसने वॉशिंग मशीन खरीदने की बात कही, किंतु विजय कुछ कह पाते उससे पहले ही उसकी सास ने ताना मारते हुए कहा कि जरा से कपड़े क्या धो लिए, वॉशिंग मशीन की बात करने लगी महारानी। अगर इतनी ही नाजुक थी तो दहेज में वॉशिंग मशीन क्यों नहीं लेकर आई? पूरे दिन नौकरानी की तरह काम करवाने के बावजूद बात बात पर ताने देना उसकी आदत बन गई थी। वो माँ को ससुराल में मिल रहे कष्टों को बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी, किंतु रोज रोज उनकी जली कटी बातें सुनकर उसके सब्र का बांध अब टूटने लगा था। इस बार जब वो अपने मायके गई तो घर पहुंचकर उसने माँ को सारी बातें बताई। उन्होंने कहा, सब्र कर बेटी, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सब ठीक कहाँ हो पाया। इतना सब कुछ सहने के बाद भी सासू माँ की जातियां कम नहीं हुई। हालात ऐसे बने कि उन्होंने उसके कहीं आने जाने पर भी पाबंदी लगा दी। दुख तो तब होता जब अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए भी उसे उनसे पैसे मांगने पड़ते, क्योंकि विजय अपना सारा वेतन अपनी माँ को ही देते थे। सारा काम करवाने के बावजूद खाना उसे ऐसा पकड़ाया जाता मानो वो इसकी हकदार ही नहीं है। फल दूध खाए पिए तो उसे वर्षों बीत गए थे। जब वो गर्भवती हुई थी तब उसके प्रति सासू माँ के व्यवहार में अवश्य परिवर्तन आया था, किंतु हद तो तब हो गई जब उसने बेटी को जन्म दिया। वो दर्द से तड़फड़ा रही थी, किंतु सांत्वना के दो शब्द कहने की बजाय उन्होंने चिल्लाकर कहा, ज्यादा मुंह मत फाड़, कोई बेटा नहीं जन्मा है तूने जो कोई तेरे नाज नखरे उठाए। ये सुनते ही उसकी चीख मुंह में ही दबकर रह गई तथा आंखों से आंसू निकल पड़े। विजय भी अपनी माँ की ही तरह थे। माँ के मुंह से निकला शब्द मानो उनके लिए पत्थर की लकीर था। बेटी दूध के लिए रोती रहती और वो उसे काम में उलझाए रखती।
कोई औरत इतनी संवेदनहीन भी हो सकती है, वो सोच भी नहीं सकती थी। अरे बहू तो बहू, अपनी पोती से भी उन्हें प्यार नहीं था। एक बार विजय कहीं बाहर गए हुए थे, इसी बीच दिया की बेटी की तबीयत खराब हो गई। वो बुखार से तड़प रही थी और उसकी सास घरेलू इलाज करवाती रही। बच्ची को दर्द से तड़पता देखकर दिया ने ना जाने कितनी बार उनसे कहा, माँ जी, इसे डॉक्टर को दिखा दीजिए, पर वो नहीं मानी। इलाज ना हो पाने की वजह से एक रात उस मासूम ने अपना दम तोड़ दिया और इस दुनिया से चल बसी। दिया ने उस वक्त खुद को बेहद महसूस किया था। उसी सुबह विजय भी आ गए। जब तक वह कुछ कह पाती, सासू माँ ने बेटी की ठीक से देखभाल न करने का आरोप उस पर लगा दिया। विजय ने बिना उनकी सुने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। एक तो बेटी की मृत्यु का दर्द, उस पर ठीक से देखभाल न करने का आरोप, ये सब वो सहन नहीं कर पाई और वो खूब फूट फूट कर रोई थी। पर उसके आंसुओं की किसी को भी परवाह कहाँ थी। अरे अति तो तब हुई जब दूसरे दिन सासू माँ ने कहा, अगर इस बार बेटा नहीं जन्मा तो अपने बेटे का दूसरा विवाह कर देंगी। उसी रात विजय ने अपनी माँ की आज्ञा के पालन के लिए उसका साथ चाहा, किंतु वो तन मन से इतनी अस्वस्थ थी कि उसने उसका साथ देने से मना कर दिया। तब विजय ने उसके साथ जोर जबरदस्ती करनी चाहिए। उसने अपनी पूरी शक्ति से विरोध करते हुए चिल्लाकर कहा, तुम्हारी माँ की वजह से मैंने अपनी बेटी को खोया है। उनकी नफरत ने उसे मार दिया है। तुम्हें अपनी बेटी के असमय मरने का दुख नहीं है, पर मुझे है। मैं एक माँ हूँ। मुझे कुछ दिन उसके दुख के साथ रहने दो। ये सुनकर विजय को बहुत गुस्सा आया और बोला, खुद उसका ख्याल नहीं रख पाई और अब माँ पर आरोप लगा रही हो। इतना कहते हुए उसने दिया को एक जोरदार थप्पड़ मारा। बेटी का गम और उसको समझने की कोशिश किए बिना विजय ने थप्पड़ मार दिया। विजय के उस थप्पड़ ने उसके वजूद को हिलाकर रख दिया था। दूसरे दिन ही बिना किसी से कुछ कहे उसने घर छोड़ दिया। वैसे भी उस जगह रहने से क्या फायदा जहां उसका मान सम्मान न हो। स्त्री को पत्नी नहीं बल्कि नौकरानी समझा जाए, और तो और उसे अपनी ही बेटी का कातिल होने का झूठा आरोप लगाकर बार बार प्रताड़ित करने के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए उससे इंसान होने का हक ही छीन लिया जाए। जो सास अपने बहू पर इस प्रकार का अत्याचार करती हैं, वो ना जाने क्यों भूल जाती हैं कि वो भी तो एक औरत ही है। उसने घर छोड़कर जाने का तो फैसला ले लिया, लेकिन उसे पता था कि उसके इस कदम से उसे बदचलन सिद्ध कर दिया जाएगा। पर वो करती भी तो क्या। सहने की भी एक सीमा होती है। जब हद पार हो जाती है तो अच्छा बुरा सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती। मन में विद्रोह का एक ऐसा ज्वालामुखी फूट पड़ता है जिसमें लगता है या तो खुद मर जाऊं या दूसरे को मार दूं। किंतु ऐसा करने का वो अपनी जिंदगी तबाह नहीं करना चाहती थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वो ऐसे रिश्तों से मुक्ति पाकर स्वयं के लिए एक नया रास्ता तलाश कर जीवन को नई दिशा देते हुए अपने लिए एक छोटा सा आकाश ढूंढेगी। और उसने आकाश ढूंढने का प्रयत्न किया भी, जहां उससे या उसकी भावनाओं से खेलने वाला कोई ना हो। दिया अपने घर जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके माता पिता अपने सम्मान की दुहाई देते हुए उसे परिस्थितियों से समझौता करने के लिए कहेंगे। वहां रहकर भी उसे चैन नहीं मिलेगा। अतः उसने अपनी दोस्त रूपा के घर जाने का निश्चय कर लिया। रूपा उसकी ऐसी दोस्त थी जिसकी मित्रता पर उसे नाज था, जो उसके सुख दुख ही नहीं बल्कि ऐसे क्षणों में भी उसका साथ दिया जब वो जिंदगी से हार मानकर बैठी थी। वो रूपा के घर रहकर ही नौकरी की तलाश करने लगी। माता पिता को जब पता चला तो उन्होंने आकर खूब खरी खोटी सुनाई, पर वो अपने निर्णय पर अडिग रही। उसका दृढ़ निश्चय देखकर वे उसे कभी अपना मुंह ना दिखाने का निर्णय सुनाकर चले गए। दिल तार तार हो गया था। क्या व्यक्ति की नाक इतनी ऊंची होती है कि मुसीबत के क्षणों में भी वो अपने कोख से जन्मे बच्चे को भी संबंध तोड़ सकता है। उस समय रूपा ने उसके आत्मविश्वास को टूटने से बचाते हुए न केवल उसका मनोबल बढ़ाया बल्कि नौकरी दिलवाने में भी भरपूर मदद की। उसने सीए किया था। वो नौकरी की तलाश में ही थी कि उसकी बुआ रिश्ता लेकर आ गई। दिया के माता पिता को ये रिश्ता इतना पसंद आया कि उन्होंने उसके विरोध करने पर भी विवाह के लिए दबाव बनाया। आखिर उसे अपनी सहमति देनी ही पड़ी। जिंदगी ने जब उसे दो राह पर खड़ा किया, तब उसकी दोस्त रूपा के अतिरिक्त उसकी पढ़ाई ही उसका काम आई। कुछ प्रयासों के बाद एक कंपनी में उसे मैनेजर की नौकरी मिल गई और उसे गोरखपुर छोड़कर यहाँ इस अनजान शहर दिल्ली में आना पड़ा। सच,
जिंदगी भी ना जाने कितने खेल खेलती है। जीवन रूपी शतरंज की बिसात पर आदमी तो सिर्फ एक मोहरा है, जिसे समय और परिस्थितियों के अनुकूल अपनी चालें चलनी पड़ती है। किस सोच में डूब गई बेटी। उर्मी अम्मा की आवाज सुनकर वो अपनी पुरानी जिंदगी से वापस आई और कहा, आज तो धुल ही गए ना अम्मा, अगली बार मशीन में धो लूंगी। क्या कहा अम्मा? सच, तेरे मुंह से अम्मा शब्द सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और रिश्ते तो छूट गए, कम से कम इस रिश्ते को फिर से जी लूंगी। कहते हुए उन्होंने आंखें पोंछी तथा फिर कहा, अच्छा आज तेरी छुट्टी है ना, इसलिए मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। तू जल्दी से आ जाए, मुझे अच्छा लगेगा। कम से कम तेरे साथ इस रिश्ते को फिर से जी लूंगी। अम्मा की ये बातें दिया के दिल में हलचल मचा दी थी। इस समय उनसे कुछ और पूछ या कहकर वो उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, किंतु पता नहीं क्यों उस समय अम्मा भी उसे अपनी ही तरह बेचारी और अकेली लग रही थी। सच तो ये था कि वो आज से पहले उनके कहने के बावजूद उन्हें अम्मा नहीं कह पाई थी। उसे नहीं पता था कि ये छोटा सा शब्द उन्हें इतनी खुशी दे जाएगा। अब उसने निश्चय कर लिया था कि वो अब से अम्मा ही कहकर बुलाएंगी। दिया भी किसी के साथ बैठना चाह रही थी, इसलिए अम्मा की बात मानकर वो उनके पास चली गई। वो किचन में पराठा बना रही थी। दिया उन्हें देखकर सोच रही थी कि अगर इंसान के मन में साहस और विश्वास है तो उम्र उसकी राह में रोड़ा नहीं बनती, वरना अम्मा की उम्र में तो कुछ लोग बिस्तर से उठना ही नहीं चाहते। फिर भी उससे रहा नहीं गया तथा उनके पास जाकर कहा, अब आप बैठिए अम्मा, पराठा मैं बना देती हूँ। तेरे हाथ के पराठे मैं फिर कभी खा लूंगी, आज तो मेरे हाथ का खाकर देख बेटा। तू खा बेटा, मेरा इंतजार मत कर, क्योंकि पराठे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं और मैं खुद के लिए भी बनाकर तुम्हारा साथ देने आ जाऊंगी। प्लेट हाथ में लिए अम्मा भी आकर बैठ गई और बोली, मेरी पोती अनमोल को मेरे हाथ के बने पराठे बहुत पसंद थे। क्या हुआ था, उसे अनमोल के बारे में जानने की उत्सुकता हुई तो दिया खुद को रोक ना पाई और पूछ बैठी। अनमोल एक बहुत ही अच्छी कलाकार थी। उसने कई स्टेज प्रोग्राम भी दिए थे। उसका सपना फिल्मों में काम करने का था। इस शहर में उसका सपना पूरा होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी एक टीवी सीरियल में काम करने के लिए एक विज्ञापन निकला। उसने ऑडिशन के लिए तारीख तय हुई। उस तय तारीख पर वो ऑडिशन के लिए गई। पहले ही राउंड में उसका चयन हो गया तथा उसे सीरियल में काम करने के लिए मुंबई बुलाया गया। उसके साथ ही विक्की नाम के लड़के का भी चयन इसी ऑडिशन के द्वारा उसी टीवी सीरियल के लिए हुआ था। अनमोल विक्की को मुझसे मिलाने लाई। उससे बात करते पर पता चला कि उसका भी बचपन से सपना फिल्मों में काम करने का रहा। टीवी सीरियल तो उसके लिए मुंबई में पैर जमाने का प्रयास भर है। उसने सीरियल के लिए पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर अपने माता पिता को नाराज कर दिया था। वो चाहता था कि अपने इस करियर को वो उन बुलंदियों तक ले जाए जिससे उसके माता पिता की नाराजगी दूर हो जाए। न जाने क्यों उस लड़की की सच्चाई मुझे भा गई। मैं अनमोल को अकेले मुंबई नहीं भेजना चाहती थी। बचपन से उसकी एक एक इच्छा पूरी करने की कोशिश की थी। अनमोल के माता पिता की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से अनमोल ही मेरे जीवन का मकसद बन गई थी। मैं अपने स्वार्थ के लिए उसकी ख्वाहिश को रौंद कर उसके साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी बात जब विक्की के सामने रखी तो उसने बहुत ही सहजता से कहा, अम्मा, अगर आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं तो अनमोल को आप मेरे साथ भेज दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अनमोल को कभी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा तथा उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने की हर संभव कोशिश करूंगा। मेरी और अनमोल की मंजिल भी तो एक ही है ना अम्मा, हम अवश्य कामयाब होंगे। अनमोल को अकेले विकी के साथ भेजना मेरे संस्कारी मन को स्वीकार नहीं हुआ। और वैसे भी अनमोल की आंखों में मैंने विकी के लिए चाहत देखी थी। अतः एक विचार मन में आया। अपना विचार जब मैंने उनके सामने रखा तो वो दोनों चौंक गए। क्या अम्मा, शादी? मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं। क्या आपने अनमोल से पूछा? विकी ने कहा। पूछा तो नहीं, फिर ये कैसे हो सकता है? कहते हुए विकी ने अनमोल की ओर देखा। क्यों नहीं हो सकता बेटा, मैं अपनी पोती को अच्छी तरह से जानती हूँ। सच तो ये है कि उसकी आंखों में तुम्हारे लिए चाहत देख कर ही मैं पहचान कर ही ये निर्णय लेने का साहस कर पाई हूँ। मैंने अंधेरे में तीर चलाते हुए कहा। विकी ने शादी करना अभी ठीक नहीं समझा। विकी ने कहा,
पहले हमें अपना मुकाम हासिल कर लेने दीजिए। बेटा, जब तुम दोनों की राहें एक हैं, फिर इनकार क्यों? फिर अब तो तुम दोनों को मुंबई में काम करने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया है। कम से कम मेरे मन में कोई दुविधा या संशय तो नहीं रहेगा। बेटा, तुम तो मेरे मन की दुविधा समझ सकते हो ना। कहो तो मैं तुम्हारे माता पिता से कहकर बात आगे बढ़ाऊं। आखिर विकी मान ही गए, किंतु जब उसके माता पिता से बात की तो उन्होंने विकी से किसी प्रकार का संबंध रखने से साफ मना कर दिया। विकी मायूस हो गया था। वो अपने माता पिता के आशीर्वाद के बिना विवाह नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि जब वो सफल होगा तब उसके माता पिता न केवल उसे माफ करेंगे बल्कि अनमोल को भी अपना लेंगे। स्थिति मनोकूल होने के लिए वो समय चाहता था। उस समय मैं अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई कि मैंने विक्की की भावनाओं की परवाह नहीं की तथा विक्की को किसी तरह मनाकर बड़े ही धूमधाम से अनमोल का विक्की से विवाह करा दिया। विक्की उसे मुंबई लेकर चला गया। भरे मन से मैंने उसे विदा किया तथा मुंबई पहुंचते ही सूचना देने के लिए कहा। उन्होंने मुंबई पहुंचकर मुझे सकुशल पहुंचने की सूचना दी तथा कहा कि अभी वो एक होटल में रुके हुए हैं, जल्दी ही अस्थायी घर की व्यवस्था कर लेंगे। उसके बाद कई दिनों तक अनमोल और विक्की की कोई खबर ना आने पर मुझे चिंता होने लगी कि उन दिनों इतना मोबाइल का प्रचलन भी नहीं था कि घंटे घंटे पर खबर रखी जा सके। उसके बताए हुए होटल के नंबर पर फोन किया तो पता चला कि वो लोग 4 दिन पहले ही वहां से चले गए थे। कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने टीवी सीरियल वालों को फोन किया। उन्होंने बड़े ही बेरुखी से कहा कि मुंबई पहुंचकर उन्होंने हमसे संपर्क तो किया था। हमने उन्हें स्टूडियो में आकर मिलने के लिए कहा, पर ना तो वो आए ना ही उनकी कोई खबर आई। उन्हें अगर काम नहीं करना था तो पहले सूचित कर देते, कम से कम हमारा समय तो न बर्बाद होता। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उनका पता लगाने मुंबई पहुंच गई। फिर मैंने सोचा, क्या इतने बड़े शहर में उन्हें ढूंढ पाना संभव है? आखिर जब तक पता नहीं चल जाता वहीं रुकने का फैसला कर लिया मैंने। पुलिस पे भी रिपोर्ट लिखवा दी, पर फिर भी कुछ पता नहीं लग पा रहा था। एक दिन अखबार पलट रही थी कि गुमशुदा कॉलम में एक शव को देखते ही मेरी चीख निकल गई। वो अनमोल का शव था। लिखी खबर से पता चला कि उसे किसी ने मार कर फेंक दिया था। साथ ही उस पर बलात्कार के निशान भी पाए गए। किसी तरह स्वयं को संभाल कर पुलिस स्टेशन गई। शव लगभग 1 हफ्ते पुराना था। वहीं अंतिम क्रिया की और खाली हाथ लौट आई। शायद तुम समझ सको बेटी कि उस समय मैंने स्वयं को कितना अकेला महसूस किया हो। पहले बेटा, बहू और फिर पोती। मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। पर कहते हैं जब तक सांस है तब तक तो जीना ही पड़ता है। कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और वो लड़का विकी, वो भी नहीं मिला। पता नहीं उसने ही अनमोल को मारा या वो दोनों किसी साजिश के शिकार हुए। विक्की के माता पिता से उसके बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा वो हमारे लिए उसी दिन मर गया था जब उसने हमारी इच्छा के विरुद्ध अपना कैरियर चुना था। अब उसे हमारी परवाह नहीं है तो हमें भी उसकी परवाह नहीं। पता नहीं इंसान इतना संवेदनहीन कैसे हो जाता है कि अपनी एक अवज्ञा पर अपने खून से ही नाता तोड़ देता है। आंसू पोंछते हुए उन्होंने भरी आवाज में उत्तर दिया, बेटा एक बात कहूँ? जी अम्मा। बेटा, मेरी अनमोल तो साजिश का शिकार होकर अपनी मंजिल नहीं पा सकी, पर तुम अपना हर एक कदम फूंक फूंक कर उठाना तथा अपने लिए एक छोटा सा आकाश जरूर तलाश करके ही रहना। मुझे लगेगा मेरी अनमोल मुझे वापस मिल गई है। उनकी कहानी तो उससे भी दुखद थी। अब वो रोज ऑफिस से आने के बाद दिया कुछ वक्त अम्मा के पास गुजारने लगी थी। लेकिन एक दिन दिया ऑफिस से आई तो देखा बरामदे में एक आदमी उसका इंतजार कर रहा है। उसके आते ही उसने उसे एक कागज पकड़ाया। वो कागज सामान्य नहीं था, बल्कि विजय का भिजवाया तलाक का पेपर था। उसने बिना कुछ कहे उस कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। एक हस्ताक्षर से उसके 7 जन्मों के बंधनों का अंत हो गया था। वह स्वयं उस बंधन को तोड़ कर आई थी, किंतु फिर भी ना जाने मन में एक आस थी। वो आस आज टूट गई। मन बेहद उदास था उसका। वो अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसे अपने पास ना आते देखकर अम्मा ने उसके रूम का दरवाजा खटखटाया। उसके आते ही उन्होंने कहा, बेटा क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? चल, आज मैंने तेरा मनपसंद पोहा बनाया है, कुछ खाएगी तो अच्छा लगेगा। वो बिना कुछ कहे अम्मा के पीछे पीछे चल दी। उसे चुपचाप खाते देखकर अम्मा ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो वो चुप नहीं रह पाई। उसने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई तो वो चौंक गई।
तथा कहा, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तथा तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ अम्मा, ये सच है कि आज मैंने आपको अपने जीवन के काले अध्याय को सुनाया है, पर क्या ये सच नहीं है जिनसे मैं सारे नाते रिश्ते तोड़ आई थी, जिनका मेरी जिंदगी में वापस आना असंभव है, उनके बारे में मैं बताकर क्या करती? अब आप ही बताइए अम्मा, उस दिन मैंने क्या गलत कहा? जिस व्यक्ति से संबंध ही ना रह गया हो, उसके साथ नाम जोड़ना क्या उचित है? मैं उसकी परवाह क्यों करूं? क्यों अपना नाम उसके साथ जोड़ कर रखूं, जिसको कभी मेरी परवाह ही नहीं रही? वो रिश्ते ही झूठे थे, तभी तो एक हस्ताक्षर से एक झटके में टूट गए। शायद तुम ठीक कहती हो बेटी। कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये क्या अम्मा, आपकी आंखों में आंसू? तेरी बात ने मेरी दुखती रत पर हाथ रख दिया बेटा। तू सच ही कह रही है। जिसको हमारी परवाह ना हो, उसके साथ अपना नाम कैसे जोड़े? पर सदा ऐसा कहाँ हो पाता है। मेरा बड़ा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा और दूसरा बेटा अमर साथ समंदर पार बैठा है। क्या आपका दूसरा भी बेटा है? आपने कभी बताया ही नहीं। दिया ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। क्या बताती उसके बारे में? वो 10 साल से घर नहीं आया बेटा। वो इतना व्यस्त रहता है कि उसके पास किसी के लिए समय ही नहीं है। वो बार बार मुझसे कहता है कि माँ, अब यहाँ कोई नहीं है, सब कुछ बेचकर मेरे पास आ जाओ। पर बेटी, मैं जीते जी इस घर को कैसे बेच सकती हूँ? अनमोल के दादाजी ने एक एक पाई जोड़कर इस घर को बनवाया था। इस घर के साथ मेरी ना जाने कितनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं। अगर मैं यहाँ से गई तो मेरा शरीर जाएगा, मन नहीं। पर अम्मा, बेटी, मैं जानती हूँ कि तेरे मन में कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, पर एक इंसान के जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब वो कोई भी निर्णय लेने से पहले कई बार सोचता है, बार बार स्वयं से सवाल जवाब करता है। बेटी, मेरे मन ने मेरे प्रश्नों का सदा एक ही उत्तर दिया है कि मुझे अमर के पास नहीं जाना चाहिए। अब तक मैंने एक स्वतंत्र और निर्भीक जीवन जिया है। तन भले ही शिथिल हो गया है, पर मेरा मन अभी भी इस शरीर को ऊर्जा देकर बार बार यही कहता है कि उर्मिला, तुमसे अभी भी इतनी ताकत है कि तुम अपना भार खुद उठा सकती हो। अनमोल के दादा हमेशा कहा करते थे, उर्मी, बच्चों के आगे कभी हाथ नहीं फैलाना, इसी में तुम्हारी इज्जत है। ये बात अलग है कि आज वो मेरे साथ नहीं है, पर उनकी यादें तो हैं। उन्होंने मेरे लिए इतना छोड़ा है कि कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना अभी आई है और ना भविष्य में आएगी। मुझे पता है अमर और उसकी पत्नी मुझे हाथों हाथ लेंगे, पर कब तक? क्या कुछ दिनों बाद मैं उनके लिए घर में रखी सजीव निरर्थक वस्तु मात्र बनकर नहीं रह जाऊंगी, जिसके सामने समय पर खाने पीने के लिए सामान तो रख दिया जाएगा, पर अपनी अपनी व्यस्तता के कारण मेरे दिल तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं करेगा? सच बेटा, उस स्थिति की कल्पना मात्र से मैं कांप उठती हूँ। बेटी, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। कुछ महीने उनके साथ बिताए अनुभव के आधार पर कह रही हूँ। वो तो अपना कर्तव्य निभा रहे थे, पर मेरे लिए वहां करने के लिए कुछ नहीं था। बस अब तो उस परम पिता परमेश्वर से इतनी ही प्रार्थना है कि मेरा अंत भी शांति से हो जाए, मुझे इस सारी मोह ममता से मुक्ति मिल जाए। फिर अचानक उन्होंने कहा, दिया बेटा, तो दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेती? अकेले जीवन काटना बहुत कठिन होता है बेटी। दूसरा विवाह? हाँ बेटी, मैं चाहती हूँ तू दूसरा विवाह कर ले। अब वह समय नहीं रहा कि जिस घर से डोली जाए उसी से अर्थी निकले। आज समय बदल रहा है, मान्यताएं बदल रही हैं। वैसे भी बिना मकसद जिंदगी जीना बेमानी बन जाता है। कभी कभी स्वयं के लिए अपनी ही जिंदगी बोझ बनने लगती है। अम्मा, शादी के इस अनुभव के बाद मेरा शादी विवाह में विश्वास ही नहीं रहा है। जीवन जीने के लिए है। जीवन में सुख दुख तो आते ही हैं, पर वास्तव में मनुष्य वही है जो इन सबको झेलते हुए सदा आगे बढ़ता जाए। ठीक है अम्मा, अगर कोई मिल गया तो सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। बात टालने के लिए उसने कह दिया, पर यह नहीं कह पाई कि अम्मा, आप भी तो अतीत की यादों में अभी तक उलझी हुई हो, वरना आप अपने बेटे की बात मानकर उसके पास नहीं चली जाती। माना, आज के बच्चों के पास अपने बुजुर्गों के लिए समय नहीं है, पर सुख दुख में तो वो साथ देंगे ही। जब आप इस उम्र में अकेली रह सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? ना जाने क्यों विवाह जैसी संस्था से उसका मोह टूट गया था। उसे एक बार धोखा मिल चुका था, अब दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती थी। अब वो अपने पैरों पर खड़ी है, क्या कमी है उसे जो व्यर्थ किसी पचड़े में फंसे। दिया ऑफिस चली गई। शाम को जब घर आई और उसने दरवाजा खटखटाया, कुछ देर तक कोई आवाज न आने पर
डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला तो देखा अम्मा जमीन पर पड़ी तेजी तेजी सांस ले रही हैं। वो उन्हें देखकर घबरा गई। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, किसे बुलाए। ऑफिस से आने के बाद दादी के पास तक ही सीमित रहने के कारण उसने कभी यह जानने का प्रयत्न ही नहीं किया कि अगल बगल में कौन रहता है। उसने अम्मा जी के पास कुछ लोगों को आते जाते देखा था, पर उसने ना तो उनसे कभी पूछा, ना ही उन्होंने कभी बताया। एक बार सोचा कि मदद के लिए किसी पड़ोसी का दरवाजा खटखटाए, पर उनकी हालत देखकर उन्हें अकेला छोड़ने का भी मन नहीं हो रहा था। समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, उन्हें कहाँ और किस डॉक्टर के पास ले जाए। उसे इस शहर में के बारे में भी ज्यादा कुछ पता तो नहीं था। अम्मा की स्थिति बिगड़ती जा रही थी कि तभी दिया का मोबाइल बज उठा। उसकी दोस्त का फोन था। दिया जब उसे अम्मा के बारे में बताया तो उसने कहा, तुम चिंता ना करो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। सिर्फ डॉक्टर को लाने से कोई फायदा नहीं होगा, जल्दी जल्दी इन्हें कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर तू किसी को जानती है तो प्लीज जल्दी से डॉक्टर के साथ एम्बुलेंस भी लेकर आ। दिया की बात सुनकर उसने कहा, ठीक है मैं आती हूँ, कहकर उसने फोन रख दिया। वो अम्मा जी के पास बैठकर उन्हें हिम्मत दिलाने लगी। उस हालत में भी अम्मा जी उससे कुछ कहने का प्रयास करने लगी। प्लीज अम्मा, आप ज्यादा बात ना करें, आपको कुछ नहीं होगा, मेरी दोस्त डॉक्टर को लेकर बस आती ही होगी। तब तक अम्मा बेहोश हो गई। उनकी हालत देखकर उसने फिर अपनी दोस्त को फोन किया तो उसने कहा, एम्बुलेंस बस पहुंच ही रही होगी, तो उन्हें लेकर अस्पताल पहुंच, मैं वहीं पहुंच रही हूँ। अस्पताल में अम्मा की हालत को नाजुक करार दिया गया। उनके मोबाइल से अमर का नंबर ढूंढकर दिया ने उसे फोन किया और उसने उनका ख्याल रखने की बात कहकर शीघ्र पहुंचने की बात कही। एम्बुलेंस की आवाज से अड़ोसी पड़ोसियों को उनके बीमार होने के बारे में पता चल ही गया था। वे अस्पताल में उन्हें देखने और मदद करने की चाहत से आए, पर आईसीयू में किसी को जाने की इजाजत ही नहीं थी। अमर के आने से पहले ही डॉक्टरों की भरपूर कोशिशों के बावजूद अम्मा अपनी जिंदगी की जंग हार गई थी। उनके मृत्यु के बाद हर जुबान से उनकी प्रशंसा सुनकर लग रहा था जैसे वो पूरे मोहल्ले की जान थी। दिया ने पड़ोसियों के साथ मिलकर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी थी। अमर के आते ही उनकी अंतिम यात्रा प्रारंभ हो गई थी। अंतिम यात्रा के बाद जब वो घर वापस लौटी तो उसे लग रहा था कि वो एक बार फिर से अकेली हो गई। और सुख दुख तो इस बात का था कि अमर की रुचि अपनी माँ की आत्मा की मुक्ति के लिए नहीं, उनकी परंपरागत नियम निभाने के बजाय उनकी सारी चल और अचल संपत्ति को शीघ्र ही बेचने की थी। घर का विज्ञापन देते ही रोज नए नए लोग घर को देखने के लिए आ रहे थे। मकान इतना अच्छा था कि अच्छी से अच्छी बोलियां लग रही थी। आखिर अमर को उसकी मनचाही रकम मिली गई। अमर को इस तरह जल्दी जल्दी सारे काम निपटाते देख दिया के मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था, क्या मरने वाले का अपने बच्चों पर इतना भी हक नहीं है कि ज्यादा नहीं तो 12-13 दिन ही उनके बच्चे उनकी याद में सुबह शाम दीपक जलाएं। सच, उर्मी अम्मा की सांसों के टूटते ही उनकी वर्षों से संजोई धरोहर भी दूसरे की हो गई थी। तभी दिया के मन से एक आवाज आई, तुम व्यर्थ दुखी हो रही हो। आज के युग में इंसान अपने लिए ही समय नहीं निकाल पाता तो अपने बुजुर्गों के लिए उसके पास समय कहाँ होगा। शायद आज की यही सच्चाई है और शायद समय की यही मांग भी है। उसने अपने मन को समझाते हुए कहा, वैसे तो अम्मा के बिना उसका इस घर में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था, किंतु दूसरा कमरा मिलने तक वो कहाँ रहती। उसने जल्दी ही अपने लिए एक कमरे की तलाश कर ली। दिया जब इस घर को छोड़कर जाने लगी तो उसे अनायास ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। न जाने क्यों कुछ ही दिनों में उसे अम्मा जी से इतना मोह हो गया था कि ये घर उसे अपना ही घर लगने लगा था। सच तो ये है कि इतना दुख तो उसे अपनी माँ का घर छोड़ने पर भी नहीं हुआ। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे दिल के रिश्ते हैं जो खून के रिश्ते पर भी भारी पड़ रहे हैं। खून के रिश्तों में भले ही थोड़ी सी नासमझी, अहंकार या एक दूसरे से की गई उम्मीदों के पूरा ना होने के कारण दरार पड़ जाए, पर दिल से बने ये रिश्ते इन सब कारणों से मुक्त होते हुए न केवल जीवन में आते हैं बल्कि जीवन को परिपूर्ण बनाते हुए एक ऐसे बंधन में बांध देते हैं जिसने इंसान चाहकर भी मुक्त नहीं हो पाता। दिया अम्मा की यादों को मन ही मन संजोए अपने नए बसेरे की तरफ चल पड़ी। दोस्तों, दिल के रिश्ते ही तो सच्चे होते हैं, अनमोल होते हैं, जिसमें किसी भी चीज का कोई मोह नहीं होता। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।